तो फुल वेव रेक्टिफायर में अब हम देखते हैं फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। अगर आपका प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज सपोज 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट एसी इनपुट आपके पास आ रहा है एंड 1:10 का 10:1 का ट्रांसफार्मर है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज कितना होगा? 22 वोल्ट सर। 2 वोल्ट। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज 22 वोल्ट। 22 वोल्ट। हाँ, ये कौन सी वैल्यू होती है? ये आरएमएस वैल्यू होती है। ये 220 वोल्ट भी आरएमएस वैल्यू, 220 वोल्ट जो सप्लाई आती है वो आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आरएमएस वैल्यू है, तो इसका जो पीक वैल्यू जो होगा, एक्चुअली जो होगा पीक वैल्यू 22 इंटू √2 होता है, क्योंकि ये आपका आरएमएस है, तो वीएस मैक्सिमम नहीं है, ये वीएस आरएमएस है, वीएस आरएमएस 22। तो ये वीएसएम मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 इक्वल टू होगा 22 वोल्ट, 22 है ना। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा? 22 हाँ, 22 इंटू √2। 22 तो मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास आता है 22 √2, दैट इज ये कितना होता है? 31.02 आ रहा है सर। यस, 31.02 सर 31.110। यस, इतने वोल्ट्स का ये एक्चुअल मैक्सिमम वोल्टेज आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगा। अब हो गया ये सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं जैसा मैंने अभी किया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैक्सिमम लोड करंट। आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज मिल गया, अब आपको लोड करंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में मिडिल में कनेक्शन होगा, ये जो है ये ऐसा यहाँ से कनेक्टेड है, ओके। सो इस आपका डायोड है जो ऑन है, डायोड ऑन होने के बाद अगर डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है तो डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा। यहाँ पे आरएल है और सेकेंडरी वाइंडिंग का अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो सेकेंडरी वाइंडिंग भी एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो मैक्सिमम वोल्टेज वीएम जो है उसके साथ एक और खेल यहाँ पे होने वाला है। वो क्या खेल होने वाला है, क्या है कि यहाँ पे मिडिल पे ये ब्रेक है, ठीक है। तो मिडिल में जो एक ब्रेक है बाइंडिंग का, तो अभी जो वोल्टेज आ रहा है, मतलब हम लोग जो वोल्टेज यहाँ पे वीएम ले रहे हैं, ये वोल्टेज पूरा का पूरा वोल्टेज नहीं होगा जो 32 वोल्ट है, ये 32 वोल्ट का आधा वोल्ट होगा। जो अब हम लोगों ने इससे पहले 32.11 वैल्यू एक निकाली, उसका आधा वोल्टेज अपीयर होगा, आधा वोल्टेज नीचे भी होगा ना। ये जो यहाँ पे 32 का आधा 15 पॉइंट जितना भी आता है, तो सेकेंडरी वोल्टेज जो भी था उसका आधा वोल्टेज तो इस साइड आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब सेंटर टेपिंग के ऊपर, और आधा वोल्टेज जो आएगा वो सेंटर टेपिंग के नीचे आएगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग बीच से डिवाइडेड है। तो आधा वोल्टेज ऊपर साइड आएगा, आधा वोल्टेज नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो वीएम लिखा हुआ है, ये वीएम ये वाला वोल्टेज है, मतलब उसका आधा वोल्टेज है जो एक्चुअल वोल्टेज आना था। अब वो बात ठीक है। अब ये बात आ गई कि इसका करंट कैसे निकलेगा। तो सेकेंडरी वाइंड देखो, टोटल वोल्टेज कितना आया है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किया हुआ है, या फिर आप केवीएल लगा सकते हो, केवीएल लगाओगे तब भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा। केवीएल में क्या हो जाएगा, वीएम माइनस होता जाएगा आई एम इंटू आर एस, क्योंकि सबसे पहले आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ही आएगा, फिर उसके बाद माइनस
ये आई एम इंटू आर एफ और माइनस आई एम इंटू आर एल। इससे निकालोगे तो आई एम का वैल्यू आपके पास आएगा वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एल। तो आई एम की वैल्यू आपके पास आती है वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस। आपके पास वैल्यू हमेशा यही आएगी। ओके, ठीक है। तो और जो दूसरा है, ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है आर एल, आर एफ जो है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, आर एस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हम लोग आई एम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम लोड करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम लोड करंट फ्लो होगा, क्योंकि सारी कंडीशंस तो सेम है। जो जैसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडीशन है वैसा ही नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडीशन है। अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता हो तो बताओ। किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं सर नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ और लोड करंट फ्लो होगा, तो आप बताइए। मुझे तो लगता है कि मैंने जो एक बार अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकाली है वी एम अपॉन आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, यही वैल्यू से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही वैल्यू दोनों हाफ साइकिल में आएगी। ध्यान ये रखना है कि ये वीएम जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के टोटल वोल्टेज का आधा वोल्टेज है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, करंट इनटू लोड। सिंपल, करंट इनटू लोड। सो करंट जो आया था उसको लोड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इसने ये वी गामा ले लिया है। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप ये करते क्या हो, इससे पहले जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई कर दिया। इस परफेक्ट इक्वेशन जिसने लिखा है ये यही इक्वेशन आएगा। अगर किसी ने डायोड का कट इन वोल्टेज भी दे दिया तो क्या करेंगे, तो आपको वी गामा भी लेना पड़ेगा, डायोड का कट इन वोल्टेज भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा है, वी एस वी गामा लिखा हुआ है, वी गामा। हाँ, डायोड का कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज। अब आप कोई किसी को लग रहा होगा मन में कि सर आपने यहाँ पे एक ही डायोड का क्यों लिया, दूसरे का क्यों नहीं लिया। अच्छा, कोई बता सकता है कि मैंने दूसरे डायोड फिर वो तो क्यों? हाँ, एक बार में एक डायोड यूज होता है ना, प्राइस हो गया ना। पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव एक लेंगे डायोड और यूज नेगेटिव होता है। हाफ में नेगेटिव लेंगे। यस, यही रीजन है, क्योंकि एक हाफ साइकिल में सिर्फ एक ही डायोड ऑन होता है, दोनों डायोड ऑन नहीं है। दूसरा डायोड तो रिवर्स बायस में है, तो उसका कट इन वोल्टेज क्यों कंसीडर करेंगे। और ये भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा अगर ये डायोड आइडियल है या फिर प्रॉब्लम में कट इन वोल्टेज मेंशन नहीं है या फिर प्रॉब्लम में सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ लिखा नहीं है, तो फिर मैं ये भी नहीं मानूंगा, इसको भी जीरो कर दूंगा। अगर आइडियल केस होगा तो वीएम के वैल्यू कितना हो जाएगा, वी एस एम डिवाइडेड बाई कितना होगा, आर एल। ये भी जीरो होता है लोड करें, लोड आइडियल केस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस आरएस रहेगा सर, प्लस आरएस सब जीरो होता है। आइडियल सेकेंडरी वाइंडिंग जब होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी सब जीरो हो होगा। जाएगा। हाँ सर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइडियल आपका डायोड होगा तो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होगा, आइडियल सेकेंडरी वाइंडिंग होगी तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। सिर्फ लोड को कोई नहीं हटा सकता, लोड जो है वो रहेगा ही रहेगा, लोड का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो आइडियल केस में इतना मिलेगा आपको। सर जो यहाँ VS है वो तो 31 ही रहेगा ना सर, मतलब फुल 31 रहेगा। क्यों, या उस 31 का आधा रहेगा, अच्छा, क्योंकि सेंटर टेपिंग है, सेंटर टेपिंग से हाफ हो जाता है। ये जो इससे पहले मैंने बताया था यहाँ पे कि सेंटर टेपिंग से आधा आधा वोल्टेज अपीयर होगा, हाफ साइकिल में हाफ रहेगा और दूसरे हाफ मतलब आधा वेस्ट होता रहेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो आधा सर वीएम होगा वो भी 31/2 होगा।
हाँ Vm होगा वो 31/2 होगा, वही तो 31/2 होगा। मतलब मैं इससे पहले जो वोल्टेज था सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज आएगा उसका आधा ही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। जनरली मिस्टेक वहीं पे हो जाता है तो आगे का आंसर सब इनकरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें। तो लोड करंट का जो वेव फॉर्म था वो इस तरीके का था। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी अप साइड जाता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ऐसे ही आता है, फिर से ऐसे ही आता है, फिर से ऐसे ही आएगा, फिर से ऐसे ही आएगा, फिर ऐसे ही आएगा, ये चलता ही रहेगा साइकिल। और ये जो वेव फॉर्म है ये फुल वेव रेक्टिफाइड है, क्योंकि ये वाला वेव भी रेक्टिफाई हो गया, ये वाला वेव भी रेक्टिफाई हो गया। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है? पाई पाई है सर, पाई। 10 पाई। यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले yes में sir 2 पाई था, पाई यहाँ पर टाइम पीरियड पाई ही है। तो मैंने इसलिए टाइम पीरियड में 1/पाई लिया। टी टाइम पीरियड है, टी जो है वो टाइम पीरियड है, तो 1/पाई लिया और 0 to पाई लिया Im sin t dt। तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस आया, 0 से पाई में कॉस लिया तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1 -1 और cos 0 का 1, तो ये 1 दोनों -1 और 1, ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2Im/पाई आया। तो इसका एवरेज वैल्यू आता है 2Im/पाई, पाई डीसी वैल्यू 2Im/पाई। वहां पे वैल्यू कितनी आई थी? Im/पाई। पिछले वाले में आई थी Im/पाई आएगी। Im Yes, sir. पाई हाँ, यहाँ पे आई है 2Im/पाई, हम्म तो उससे डबल है, मतलब डीसी वैल्यू अब बढ़ गई है। पिछले वाले से आपको डबल डीसी वैल्यू, डीसी करंट मिल रहा है। अब हम चलते हैं अगले, डीसी लोड वोल्टेज। डीसी लोड वोल्टेज जब निकालेंगे तो मैं जब भी वोल्टेज निकालता हूँ क्या करता हूँ, जितना आपने एक काम करी, एक बार मेहनत कर ली करंट निकालने के लिए, उसको सिर्फ लोड से मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा काम। 2Im/पाई को लिख लिया और लोड से मल्टीप्लाई कर लिया। जब अब ये 2Im में वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी वोल्टेज की, क्योंकि वोल्टेज के टर्म्स में जनरली निकालते हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ये Vm भी लिख सकते हो, यहाँ Vm माइनस V गामा भी लिख सकते हो, है ना। और आपको प्रैक्टिकल वैल्यू निकालना है और ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास है तो Vm माइनस V गामा ले सकते हो। आइडियलिटी डिपेंड करती है प्रॉब्लम देने वाले पे, मतलब प्रैक्टिकली किस लेवल तक वैल्यू मेजर की गई है, उसका कट इन वोल्टेज दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उसके से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है। प्रैक्टिकली जितनी वैल्यू देते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने इक्वेशन में उसको यूज करते जाएंगे। अगर वैल्यू उतनी नहीं अवेलेबल है तो उसको आइडियल मान के चलेंगे, क्योंकि मोस्टली वैल्यू आइडियल से आ जाती है, आपको प्रैक्टिकल से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो ये आइडियल था, फिर इनको हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया, RL को भी RL के साथ कैंसिल कर लिया गया, तो आंसर कितना आया? 2Vm/पाई। क्योंकि वोल्टेज का वेव फॉर्म भी वैसा ही आएगा जैसा करंट का वेव फॉर्म है, आउटपुट लोड वोल्टेज सेम रहेगा जैसा करंट है, तो वोल्टेज वैसा ही है, तो वोल्टेज का डीसी वैल्यू भी सेम रहेगा जैसा कि करंट का डीसी वैल्यू है। अब हम देखते हैं एसी लोड करंट, आरएमएस लोड करंट। आरएमएस एसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, जिसमें से स्क्वायर सबसे पहले करते हैं, उसके बाद मीन करते हैं, मीन मीन्स इंटीग्रेशन, और उसके बाद स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं किया मैंने, स्क्वायर रूट बाद में करूंगा, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, इसलिए एक्चुअली स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, जो IRMS होगा वो स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर लेने से क्या होता है, बार बार स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं दिखता। अब 1/पाई 0 to पाई Im स्क्वायर साइन स्क्वायर t dt, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 से लिखा जा सकता है ना।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन किया गया तो 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, कॉस टी का साइन 2t हो गया, साइन 2t बाई 2 आया, और बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये आंसर आया। आप इसको करके देख लीजिए अपने नोटबुक में। अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे इंटीग्रेशन को आप अपने नोटबुक में करके देख लेना, है ना। बाद में ऐसा ना हो कि आंसर कुछ और आए, मेरा इंटीग्रेशन में कहीं मिस्टेक हो गया हो तो आपका आंसर कुछ और आए। मेरा जो आंसर आया है IRMS का वो आया है Im/√2। मतलब साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड जाता है उसका भी √2 आता है, और ऐसा वेव फॉर्म जो कि पॉजिटिव साइड ही जा रहा है फिर से पॉजिटिव साइड जा रहा है उसका भी √2 आया। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर लेना। अगला है RMS लोड वोल्टेज। प्रक्रिया वही है, सेम तरीका है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, करंट पहले से निकला हुआ है, करंट को हम लोड से मल्टीप्लाई करते हैं, लोड से मल्टीप्लाई कर दिया, Im/√2 लिख लिया, उसको लोड से मल्टीप्लाई कर दिया, Im को Vm में कन्वर्ट, वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। प्रैक्टिकली लिखना है, Vm माइनस V गामा लिख सकते हो। फिर क्या करेंगे, आइडियल वैल्यू एज्यूम कर लिया, क्योंकि RS RF का वैल्यू बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है RL के कंपैरिजन में, इसलिए उसको निगलेक्ट कर सकते हैं और आइडियल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उनको निगलेक्ट करके फिर आइडियल की तरफ गए। आइडियल में क्या होगा, फिर RL कैंसिल हो जाएगा, Vm/√2 आ जाएगा। इससे करंट Im/√2 आया था, वोल्टेज Vm/√2 आ गया। करंट निकल गया, वोल्टेज निकल गया। अब किस पे जाएंगे हम लोग, पावर की बात करेंगे। आपने RMS लोड वोल्टेज निकाल लिया, DC लोड वोल्टेज निकाल लिया, सब निकल गया। अब AC पावर DC पावर की बात होगी। DC पावर निकालना शुरू कर दिया। देखो पावर निकला, आउटपुट के पावर की बात कर रहे हैं। DC आउटपुट पावर, पहले आउटपुट में पावर देख रहे हैं। आउटपुट में पावर देख रहे हो तो आउटपुट का आपको लोड देखना पड़ेगा। इस आउटपुट का ही वोल्टेज देखोगे, आउटपुट का ही करंट देखोगे। तो आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको I/R लिखा जा सकता है। करंट पहले से है, करंट से के साथ करंट मल्टीप्लाई हो गया, करंट स्क्वायर हो गया, करंट स्क्वायर हो गया, लोड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो करंट आपको पता ही है कि DC आउटपुट पावर मतलब DC करंट। यहाँ पे बात हो रही है आइडियल की। देखो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आइडियल की। आइडियल। हाँ, आप अपन आइडियल पे बात चल रही है। तो ये जो पावर आ गई, आइडियल वाली पावर आ गई। फिर भी यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे पहुंच गया। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ये वाली चीज है ना। यहाँ पे Im को Vm से रिप्लेस कर दिया और ये फिर से आइडियल वैल्यू लेके आ गए, 4Vm² RL। ये आइडियल वैल्यू है आउटपुट पावर का। ठीक है, आइडियल इसलिए ले रहे हैं कि अपन को एफिशिएंसी निकालना है, कि आइडियल केस में मतलब सब कुछ अगर नहीं है, आपका डायोड भी बहुत अच्छा है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपकी आइडियल टाइप की है और सब कुछ बढ़िया है, उस केस में एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी के लिए हम लोग इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, ऐसे टाइप के, क्योंकि DC आउटपुट पावर एफिशिएंसी में यूज होता है। अब है AC आउटपुट पावर। AC आउटपुट पावर के लिए हम AC वाले टर्म्स ले लेते हैं, VRMS और IRMS। IRMS का स्क्वायर इंटू हो जाएगा, RMS को Im/√2 लिख सकते हैं जो इससे पहले निकाला हुआ है, और Im/√2 जो आया है उसको लिख सकते हैं Vm/RS प्लस RF, इसके स्क्वायर को, और 1/√2 के स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया तो 1/2 हो गया, तो ये Vm²/2RL आ गया। वैसे ही अगर DC इनपुट पावर निकालें तो इनपुट की बात जब आती है तो इनपुट पावर कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो मैं इसलिए इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे कि DC इनपुट पावर इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल पावर सप्लाइड, मतलब टोटल इनपुट मतलब टोटल पावर यूटिलाइज्ड,
टोटल पावर सप्लाइड इक्वल टू टोटल पावर यूटिलाइज। टोटल पावर यूटिलाइज इन द सर्किट में कितना है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट करना आसान है। इनपुट पावर कितना है, या तो इनपुट में एक मीटर लगा दो जो कि इनपुट की पावर मेजर करता रहे। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल पावर कंज्यूम कितना हो रहा है उससे भी आप इनपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कुछ मीटर नहीं लगा हुआ है इनपुट में की पावर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाया गया है कि आपको टोटल पावर कंज्यूम कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डीसी पावर इनटू लोड में पावर कंज्यूम होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर कंज्यूम होगा और डायोड में पावर कंज्यूम होगा। जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहीं पे पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, तो पावर कंज्यूम की बात हो गई और पावर कंज्यूम को कैलकुलेट किया गया, उस पावर को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। मुझे आईडीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 2Im बाई पाई RS प्लस RL प्लस RF ले लिया 4 बाई पाई स्क्वायर IM स्क्वायर RL प्लस RS। और ये वाला काम अपन हमेशा करते हैं आइडियल केस में। आइडियल केस में क्या करते हैं, RS इक्वल टू 0 RF इक्वल टू 0। तो वही काम मैंने यहाँ पे भी कर दिया, RS इक्वल टू 0 RF इक्वल टू 0 होता ही है। सर यस, क्वेश्चन। सर एक बात समझ में नहीं आई, जैसे सर जो ट्रांसफार्मर से, हाँ सर जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो तो सर एसी आ रहा है ना, एसी इनपुट। तो सर हम हाँ। हर चीज के लिए डीसी इनपुट भी क्यों निकाल रहे हैं, जैसे वोल्टेज करंट या पावर डीसी इनपुट? अरे यहाँ पे एसी डीसी दोनों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एसी भी निकाल रहे हैं। लेकिन डीसी सर डीसी तो आउटपुट है ना। हाँ नहीं, डीसी देखो आउटपुट क्या हुआ कि डीसी हमको चाहिए आउटपुट, लेकिन वो डीसी नहीं आ पा रहा है, डीसी एसी का मिक्सर आ रहा है। तो उसमें कितना एसी है कितना डीसी है हम सब कुछ निकाल रहे हैं कि कितना एसी बचा हुआ है कितना डीसी है। इसलिए दोनों को लेके चलते हैं, क्योंकि एसी से डीसी में कन्वर्जन हो रहा है तो ये पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। पल्सेटिंग होता है सर। हाँ, पल्सेटिंग डीसी आता है या मिक्सर सर टाइप का इनपुट में तो सर टोटल एसी होता है ना। हाँ, टोटल एसी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, टोटल एसी होता है। लेकिन हम डीसी इनपुट पावर कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, कर सकते हैं इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे पास डीसी करंट अवेलेबल है ही, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा हमारा फर्दर। ये वाला क्वेश्चन है कि आप ये वाला डीसी इनपुट पावर कर ही क्यों रहे हो कैलकुलेट, इसमें इसको तो आप एफिशिएंसी में यूज करोगे नहीं। ये बस इसलिए कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डीसी इनपुट पावर, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर तो सर डीसी इनपुट करंट और डीसी इनपुट वोल्टेज इनका भी कोई यूज नहीं होगा? नहीं, उन सब का यूज है, डीसी इनपुट करंट डीसी इनपुट वोल्टेज इन सब का यूज होता है कि वो कुल मिला के ये कि अपना डीसी कितना कंज्यूम हो रहा है टोटल सर्किट में, उसी के लिए उसका यूटिलाइजेशन। और ऐसे कुछ सर, हाँ सर मतलब सर नहीं क्वेश्चन। अरे एक सेकंड यार, क्वेश्चन तो पूछने दो, तुम टॉपिक चेंज कर दिया सर उसने। एक सेकंड सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर इनपुट जो है वो 100% एसी है तो हम डीसी फैक्टर्स निकाल क्यों रहे हैं सर? मतलब सॉरी सर टाइम ले रहा हूँ थोड़ा, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। इनपुट की डीसी इनपुट के डीसी पावर क्यों निकाला जा रहा है, इसलिए निकाल रहे हैं कि जिससे आप डिफरेंशिएट पावर भी या कोई सा भी फैक्टर, मतलब सर कोई सा भी, हाँ मतलब सर करंट भी या वोल्टेज भी, इनका सोर्स नहीं है ना कोई डीसी का। जब हमने एसी इनपुट ही दिया है, डीसी इनपुट दिया ही नहीं है, तो क्यों इनपुट के बारे में डीसी का कैलकुलेशन किया जा रहा है, यही क्वेश्चन। हाँ सर, यस सर, यही सर कि अगर हमने पूरा का पूरा एसी इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे आउटपुट में डीसी निकल रहा है, तो इनपुट में डीसी पैरामीटर्स क्यों कैलकुलेट किए जा रहे हैं? नहीं, मैंने यस सर कई लोग नहीं भी करते हैं कैलकुलेट, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं कि कितना डीसी है इनपुट में, है कि नहीं है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट तो ये कि इनपुट में एसी पावर कितना आया है। आपको जब इफिशिएंसी निकालना है तो इनपुट का एसी पावर ही चाहिए रहेगा, डीसी तो चाहिए नहीं रहेगा। लेकिन ये एक जनरल प्रैक्टिस है और मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में ये कि डीसी वैल्यू निकाली कैसे जाती है ये एक समझ में आ रहा है कि एवरेज वैल्यू आप निकालना है, तो किसी भी वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू होता है, तो एवरेज वैल्यू से आप डीसी निकाल सकते हैं। इसलिए हम इनपुट की बात कर रहे हैं कि हाँ, इनपुट में भी निकाल सकते हैं। यस सर, किसी भी वेवफॉर्म में, चाहे वो ट्रायंगुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो। सर ये तब यूज आएगा अगर कभी हमारे पास
इनपुट डीसी हुआ तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। हाँ, तब यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स है, ओके इसलिए सर। उसको अप्लाई करके ओके दिखाएं ओके कि ओके। वो ओके सर, अगर समझ गया। हो कभी मान लो जरूरत पड़े तो हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी वेव फॉर्म पे अप्लाई ओके, है, थैंक यू किसी भी सर। टाइप का वेव फॉर्म, मान लो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है या कोई और टाइप का वेव फॉर्म इनपुट आ गया, क्योंकि ऐसा वेव फॉर्म अगर इनपुट आ गया यस तो सर, उसका समझ भी गया। आप एवरेज वैल्यू निकाल पाओगे, उसका डीसी वैल्यू निकाल पाओगे। और मान लो कुछ आर्बिट्रेरी इनपुट आ गया, मान लो कुछ और टाइप का वेव फॉर्म आ गया, है ना। ये तो कैसा है कि अभी मतलब हम पावर सप्लाई को लेकर चल रहे हैं और डीसी पावर सप्लाई बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिग्नल कन्वर्टर्स भी होते हैं जो किसी भी सिग्नल को और किसी भी टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। यहाँ तो हम एक साइनोसॉइडल को एक यस स्ट्रेट सर। लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइसेस ऐसी भी हो सकती हैं कि जो एक डीसी वैल्यू को दूसरी डीसी वैल्यू में कन्वर्ट कर रही हो, या एक एसी वैल्यू को दूसरी एसी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, या डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो हमें क्या है कि उसके जो हाँ हाँ जनरल हाँ, तब हम ये यूज प्रिंसिपल्स हैं, करेंगे। हाँ, जो ये हाँ। क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सभी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ओके। यस सर। तो डीसी इनपुट पावर हम इस तरीके, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? किसने क्वेश्चन पूछा था बीच में? ओके 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 सर, समझ गया मैं, थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है। तो डीसी इनपुट पावर 4 VM² अपॉन पाई स्क्वायर RL इतना आता है। एसी आउटपुट पावर भी निकाला है मैंने। अब इस तरीके से तो ये देखा जाए तो एसी का आउटपुट का भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन निकाला गया है क्योंकि वो हम प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि एसी डीसी दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो एसी के लिए आपने एसी वोल्टेज ले लिया, एसी करंट ले लिया, और आरएमएस को एसी, आरएमएस एक्चुअली एसी नहीं होता लेकिन आरएमएस में एसी, आरएमएस को मतलब एसी को आरएमएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू ले ली, आरएमएस वैल्यू ले ली, और आरएमएस वैल्यू में Im/√2 आता है। Im/√2 से VM² अपॉन पाई स्क्वायर आर एल प्लस आर एस प्लस आर एफ लिख लिया। और जब हम इसको आइडियल केस में लेंगे तो आर एस का वैल्यू 0 होगा और आर एफ का वैल्यू 0 होगा, और उस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आउटपुट पावर आइडियल केस में VM² अपॉन 2RL होगी, आउटपुट एसी पावर। और अगर आप डीसी इनपुट पावर निकालें तो डीसी एसी इनपुट पावर अगर निकालें हम लोग, तो एसी इनपुट पावर निकालने के लिए आपको, जैसे डीसी इनपुट पावर में RL प्लस RS प्लस RF, यहाँ 3 जगह पावर कंज्यूम होती है, और टोटल करंट जो फ्लो होती है वो RMS, एसी करंट फ्लो होती है IRMS करंट। तो RMS² इंटू RS प्लस RF प्लस RL कर दिया, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पावर। I² इंटू RL पावर का ही फॉर्मूला है, करंट का स्क्वायर इंटू वोल्टेज, इससे पावर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पावर निकाला, फिर IM को फिर से VM में कन्वर्ट किया, VM/RL प्लस RS प्लस RF किया, और यहाँ तो RS पूरा का पूरा ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है। आइडियल केस बिना एज्यूम किए भी एक पार्ट कैंसिल हो गया, और एक पार्ट अभी भी बचेगा। तो एक पार्ट जो बचा हुआ है, यहाँ पे मैंने आइडियल केस एज्यूम करूंगा तो RS इक्वल टू 0 ले सकते हैं, RF इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं, और ये इनपुट पावर आ जाएगा VM² अपॉन 2RL। अब इनपुट पावर और आउटपुट पावर का रेशियो निकालेंगे, रेक्टिफायर इफिशियंसी निकलेगा। तो मैंने रेक्टिफायर इफिशियंसी निकाला। रेक्टिफायर इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट डीसी अपॉन इनपुट एसी पावर। तो ये आउटपुट डीसी अपॉन इनपुट एसी पावर लिखा हुआ है, दोनों की आइडियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने से RL भी कैंसिल हो जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है 8/π²। 8/π² को आप सॉल्व करोगे तो पावर आएगी। यस, प्रैक्टिकल तो और भी कम आती होगी एफिशिएंसी। प्रैक्टिकली और भी कम आती है, 78%, 77%, ऐसी 79%, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिवाइसेस यू आर यूजिंग, इससे भी कम आती है। 81% एफिशिएंसी मिली, तो ये किससे उससे डबल हो गई।
इससे पहले वाला रेक्टिफायर जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें 40% एफिशिएंसी आ रही थी, अब आपकी एफिशिएंसी 81.06 हो गई है। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर एक्चुअल मेजरमेंट है और इसमें एसी को सिर्फ आरएमएस वैल्यू ना लेके एसी का एक्चुअल पार्ट लिया जाता है। एक्चुअली एसी जो होता है वो आरएमएस वैल्यू माइनस डीसी होता है ना, तो ये एसी अपॉन डीसी रिपल फैक्टर होता है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो हमारा आउटपुट आया है उसमें एसी पार्ट कितना है और डीसी पार्ट कितना है। तो एसी पार्ट का मेजरमेंट होता है आरएमएस मींस ये होता है एसी स्क्वायर इक्वल टू होता है आईआरएमएस का स्क्वायर प्लस आईडीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो एसी अगर आपको एसी इक्वल टू माइनस आईडीसी का स्क्वायर है ना, तो आईडीसी ये आया, तो ये वैल्यू आपने निकाला है, आईआरएमएस माइनस आईडीसी निकाला डिवाइडेड बाय आईडीसी। तो आईआरएमएस और आईडीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आपके पास दोनों को मिल जाएगा, रिपल फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप सब्स्टिट्यूट कीजिए अपने नोटबुक में और मुझे बताइए कि रिपल फैक्टर कितना आ रहा है। ये आपका गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा इक्वल टू आईएसी अपॉन आईडीसी। तो ये इस इक्वेशन में ये इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन में आरएमएस वैल्यू Im/√2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आईडीसी 2Im/5 और सब्स्टिट्यूट करके बताइए कि रिपल फैक्टर कितना आ रहा है। सर 0.48 के करीब आता है। 48.3 आ रहा है सर परसेंटेज में। ओके 0.48 देखिए रिपल फैक्टर भी 48 आ जाएगा सर ये। यस, और रिपल फैक्टर भी काफी कम हो गया। पिछली बार 1.21 आ रहा था, अभी ये 0.48 आ गया है, मीन्स 1 से छोटा है। अभी हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट है वो एसी कंपोनेंट से ज्यादा है। तो इसका मैंने दो मेथड लिए हैं। अभी जो मेथड कंसीडर किया था वो करंट से कैलकुलेट किया था, इसको वोल्टेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे करंट से कैलकुलेट किया वैसे ही वोल्टेज के थ्रू भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है दूसरे मेथड से। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है कि ट्रांसफार्मर कितना यूटिलाइज हो रहा है इस रेक्टिफायर में, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इसका कैलकुलेशन होता है डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय एसी पावर रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन क्या होता है? कितना पावर लोड पर डिलीवर हो रहा है, लोड के पास पहुंच रहा है, डिवाइडेड बाय एसी पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। मींस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है मतलब ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम किस रेट पे काम करता है। आइडियली फैक्ट्री से जो आया है उसकी क्या रेटिंग है। तो डीसी पावर डिलीवर्ड तो पता ही है आपको कि कैसे निकलेगी। डीसी वोल्टेज एट द लोड और डीसी करंट एट द लोड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वोल्टेज करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो या उससे भी आपका आंसर वही आएगा। या फिर यहाँ पे आईडीसी स्क्वायर इंटू RL यूज किया है, आईडीसी स्क्वायर इंटू RL से भी वही आंसर आएगा। आईडीसी आपको पता है कि 2Im/π है, 2Im/π का स्क्वायर कर दिया तो 4Im² स्क्वायर इंटू RL होगा। नीचे जो है वो एसी पावर रेटिंग है मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में साइनोसॉइडल वोल्टेज होगा और साइनोसॉइडल करंट भी होगा, इसलिए Vm/√2 और Im/√2 दोनों का /√2 होगा। पिछले वाले केस में जो वोल्टेज था वो तो साइनोसॉइडल था सेकेंडरी वाइंडिंग का, लेकिन करंट साइनोसॉइडल नहीं था, करंट सिर्फ एक साइकिल में फ्लो होता था सेकेंडरी वाइंडिंग से, इसलिए वहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेटिंग था वो Vm/√2 था लेकिन Im/2 था। Im/2 करेक्ट। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे हमने Im/2 लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि वहां पे करंट फुल साइकिल में फ्लो नहीं होता, सिर्फ एक ही साइकिल में फ्लो होता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो होता है, नेगेटिव से हाफ साइकिल में फ्लो नहीं होता है। बस उतना सा ही डिफरेंस है। उसी डिफरेंस से यहाँ पे आउटपुट में
जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका आ जाएगा 0.812। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज फीडिंग टू हाफ वेव रेक्टिफायर सेपरेटली। मतलब यहाँ का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में डिफरेंस है। प्राइमरी वाइंडिंग कैसे देखता है कि ये 2 हाफ वेव रेक्टिफायर को फीड कर रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग तो जैसा है वैसा है ही। तो जो टोटल ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकलता है उसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ प्राइमरी प्लस ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सेकेंडरी बाय 2। तो प्राइमरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे निकाला, ये इसका 0.574 ले लिया। मतलब जो प्राइमरी जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आ रहा था उसका डबल ले लिया है। और सेकेंडरी बाइंडिंग का तो जितना आया है आपके पास 0.812 वो ले लिया, और दोनों का एवरेज वैल्यू एक्चुअली ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, पहला तो ये है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू लेना है ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, √2 करना है ये वाला, यहाँ पे IM/2 नहीं लेना है। और दूसरा जो मिस्टेक होता है वो कि लोग क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, इसी 0.812 आ गया, आंसर आ गया। ये वाला जो पार्ट है कि आपको एवरेज लेना है। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग टाइप की है। प्राइमरी वाइंडिंग तो कंप्लीट है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 पार्ट है, ये सेंटर टैप्ड है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में और प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अलग अलग होगा। अलग अलग है इसलिए उसका एवरेज वैल्यू फाइनल ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में लिया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। तो मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया कि नेगेटिव हाफ साइकिल, कोई भी हाफ साइकिल लो, एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, एक डायोड रिवर्स बायस होगा। ये मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताया भी है कि पीक इनवर्स वोल्टेज is the maximum voltage which can be subjected to diode in reverse bias. So यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया गया है, D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है। जब D1 फॉरवर्ड बायस है उस केस में इस D2 पे कितना वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे KVL लगाया, KVL से क्या होगा, VM प्लस VD प्लस IL into RL equal to 0. So VD equal to 2VM, क्योंकि IL into RL भी VM होगा, IL into RL VM होगा, इसलिए VM होगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अगर ड्रॉप 0 है, डायोड अगर आइडियल है, उस केस में, उसी केस की बात कर रहा हूँ, जब डायोड आइडियल है, ट्रांसफार्मर आइडियल है, उस केस में पूरा का पूरा वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ जाएगा, इसलिए IL into RL VM के इक्वल होगा। सो VD इक्वल टू -2 VM होगा। ये वाला KVL समझ में आ रहा है कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर दिया? यस सर। ये इसमें क्या है कि यहाँ से VM ये वाले लूप में अप्लाई किया गया है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, ये लूप है। मतलब रिवर्स वाला आपको कंसीडर करना है, रिवर्स वाला डायोड वोल्टेज, और रिवर्स वाला जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज उसका पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे ये इस रिजल्ट से एक प्रॉब्लम आ गया, पिछले वाले में जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज VM था, फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM आ गया। तो अब जो डायोड हम यूज करेंगे रेक्टिफायर में, उसका वैल्यू डबल होना चाहिए, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज डबल होना चाहिए हाफ वेव रेक्टिफायर के
पीक इनवर्स वोल्टेज से। मतलब क्या कि डायोड का जो एक रेजिस्टेंस होता है, जो मतलब एक इनवर्स वोल्टेज जो कि वो रिवर्स बायस में सहन कर सकता है। रिवर्स बायस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पर डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद डायोड यूजफुल नहीं रहता। तो जितना ज़्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज मींस पीक रिवर्स वोल्टेज का डायोड आप खरीदोगे उतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा इससे पता चल रहा है कि डायोड इसका फुल वेव रेक्टिफायर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हायर कैपेसिटी के डायोड लगाने पड़ेंगे, वो भी 2 डायोड लगाने पड़ रहे हैं, डबल कैपेसिटी का 2 डायोड लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर डायोड, अब तो डायोड उतना ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। अगर पुराने आइडिया से सोचें, पुराने टाइम से जब ये बनाया गया था फुल वेव रेक्टिफायर, उस टाइम के से सोचें तो ये काफ़ी कॉस्टली था हाफ वेव रेक्टिफायर से। एक तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कॉस्टली होता है। दूसरा, आप जो डायोड लगा रहे हो वो भी डबल पीक PIV रेटिंग का चाहिए, तो वो भी कॉस्टली हो गया, कॉस्ट बढ़ गया। चलो ठीक है। अगला है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो नो लोड से फुल लोड में आने का टाइम है। जब हम नो लोड से कंडीशन से फुल लोड कंडीशन में आते हैं और उन दोनों के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस हो जाते हैं, अगर कुछ वेरी कर जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, वही वोल्टेज रेगुलेशन है। तो उसी का मेजरमेंट वोल्टेज रेगुलेशन है। अगर इस डेफिनेशन को, आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आई है, तो आइडियल रेक्टिफायर में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? जीरो। वेरी होगा नाइस। सर। सर 0 हो जाएगा सर। डेफिनेटली ये 0 होगा, क्योंकि लोड आप या लगाओ चाहे ना लगाओ, रेक्टिफायर का आउटपुट कांस्टेंट रहना चाहिए, है कि नहीं? आपने लोड लगा लिया तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाया तो भी आउटपुट वोल्टेज वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइडियल केस में 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो। आइडियल में क्या क्या लेता हूँ मैं, RS इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, और RF इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। जब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन कैसे आया है? नो लोड कंडीशन माइनस फुल लोड कंडीशन से। तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज नो लोड कंडीशन एंड आउटपुट वोल्टेज इन फुल लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में 2 VM/π आइडियल वैल्यू ले लिया, और फुल लोड में IDC इंटू RL ले लिया। तो IDC इंटू RL को 2Im/π इंटू RL लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी IDC इंटू RL को 2Im/π लिखा, और IM को मैंने VM को लिखा IM इंटू RL प्लस RS प्लस RF, तो IM इंटू RL कर लिया, और IM इंटू RL कैंसिल हो गए, और इसके बाद बचा RS प्लस RF अपॉन RL। इस तरीके से अगर प्रैक्टिकल वैल्यू आपको निकालना है तो ये डिपेंड करता है कि आपके डायोड कितना अच्छा है, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना कम है। जितना कम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, जितना अच्छा सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग आप कॉपर की लेते हो कि एल्युमिनियम की लेते हो, कि कौन से मटेरियल का, सेकेंडरी आयरन का बना हुआ वायर उसमें यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। जितना अच्छा ट्रांसफार्मर होगा और जितना अच्छा डायोड होगा, उतना कम आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना अच्छा आपका रेक्टिफायर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिपल फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिए वेवफॉर्म को, ये 2 वेवफॉर्म आपके पास हैं। ऊपर वाला वेवफॉर्म इनपुट का है, नीचे वाला वेवफॉर्म आउटपुट का है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हिमांशु बताओ, हिमांशु सिंह हो गया यहाँ पे? यस सर। हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि सेम है? सर ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है सर। ये नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 वेवफॉर्म दिख रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी
दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग है? दो वेवफॉर्म सर अलग अलग है सर। अलग अलग है। अच्छा, तो सेकंड वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी, अगर पहले वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो सेकंड का कितना होगा? सर पहले वाली का कितना है? 50 हर्ट्ज। हाँ तो सर सेकंड वाली का 100 हो जाएगा सर। 100 हर्ट्ज होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे क्या है कि टाइम पीरियड आधा हो जा रहा है। अगर पहले का टाइम पीरियड टी था तो दूसरे का टाइम पीरियड हाफ है, t/2 है। मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी क्योंकि टाइम पीरियड कम हो रहा है। ये पहले वाला अगर टी टाइम में रिपीट होता था तो दूसरा वाला t/2 टाइम में रिपीट हो रहा है। जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और टाइम पीरियड आधा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगा। जो यहाँ पे जो वेवफॉर्म मिल रहा है आउटपुट में, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। तो ये रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल था, यहाँ पे डबल होगा। रिपल वोल्टेज इज द मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। मतलब आपका जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन के कितना ऊपर तक जाता है, मतलब Vm माइनस जीरो, तो ये Vm ही आंसर आएगा रिपल वोल्टेज। पीक फैक्टर जो होता है मैक्सिमम अपॉन RMS। पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर दो फैक्टर है। पीक फैक्टर जो है मैक्सिमम अपॉन RMS है, और फॉर्म फैक्टर जो है वो RMS अपॉन DC वैल्यू। तो मैक्सिमम अपॉन RMS से कैलकुलेट हो जाएगा, और जो फॉर्म फैक्टर है वो RMS अपॉन DC से। मैक्सिमम RMS देन DC। आप कैसे देखना, मैक्सिमम फिर RMS फिर DC। पीक फैक्टर मैक्सिमम अपॉन, मैक्सिमम मतलब पीक, तो मैक्सिमम से पीक स्टार्ट होगा। पीक फैक्टर मतलब मैक्सिमम अपॉन RMS। फॉर्म फैक्टर मतलब RMS अपॉन DC। ऐसा। डिसएडवांटेजेस क्या हुए? पहला डिसएडवांटेज मैं बता चुका हूं आपको, फिर आप अपने मन से बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो कॉस्टली होता है एक तो। कॉस्टली होता है, क्यों कॉस्टली होता है तितिक्षा? सर डबल वो यूज करना पड़ता है ना उसको। डबल PIV का रेटिंग का डायोड लगेगा, 2 डायोड लगेंगे, और कॉस्ट कहाँ से बढ़ता है? सर आउटपुट वोल्टेज जो है हाफ होता है सर इनपुट का। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सर इसका। नहीं, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, इसलिए क्योंकि लो वोल्टेज तो आपको चाहिए ही चाहिए आउटपुट में। सर सेकेंडरी वोल्टेज का भी हाफ हो जाता है सर ये तो। नहीं तो अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा टर्न रेशियो का ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 220 वोल्ट को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करना ही है आपको, ऑलरेडी ऐसा चल रहा है। तो ये पहले आपको 10 रेशियो मतलब 20 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर चाहिए था, अब आप 40 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर लगाओगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सर सेंटर टेप लोकेट करने में भी दिक्कत होती है सर। यस, सेंटर टेप बनाना कठिन है, इसलिए हाँ सेंटर टेप सर, ट्रांसफार्मर कॉस्टली होते हैं, ये बात बिल्कुल कॉस्टली हो सही है। जाता है सर। यस, सेंटर टेपिंग का लोकेशन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, और प्रॉपर लोकेशन मिल नहीं पाता है। नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करना भी मैनुअल काउंट करना पड़ता है जनरली, तो वो भी डिफिकल्ट होते हैं, और इस केस में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कॉस्टली होते हैं। और कोई प्रॉब्लम? ये दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों डिसएडवांटेजेस। पहला ये कि हाई PIV रेटिंग का डायोड चाहिए होता है, दूसरा ये कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगता है। सर हाई PIV रेटिंग का अगर डायोड हो तो सर कोई इसका डिसएडवांटेज है? कॉस्ट डिसएडवांटेज है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ओके सर, कॉस्ट थैंक यू बढ़ सर। जाएगा, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का डायोड लोगे तो कॉस्ट ज्यादा होगा, कम क्वालिटी का डायोड लोगे तो कम कॉस्ट का मिल जाएगा। तो क्वालिटी डायोड की उसी से डिफाइन होती है कि अगर किसी ने रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा दिया तो मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक वो बियर कर सकता है। यस सर। ओके, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई है, 10:1 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सॉरी
10:1 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो ये 10 ओम जो है हाफ वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, मतलब सेंटर टेप से ऊपर का 10 ओम है और सेंटर टेपिंग से नीचे का भी 10 ओम है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 10 ओम एंड 10 ओम। और डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम है, लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। आपको जितनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं, सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अटेंडेंस में जस्ट ऑन कर रहा हूँ, तो आप अटेंडेंस फिल कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना हो, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।